नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करने वाले हैं, वक्फ की बात करने वाले हैं। वक्फ पर जो केंद्र सरकार ने नई पहल की है और वो पहल करके उन्होंने उमंग पोर्टल के साथ उसको जोड़ दिया है, उसको लेकर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने चेतावनी दी है केंद्र सरकार को कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग है। दरअसल जो संशोधन 2025 में आया वक्फ के कानून में, 2013 के संशोधनों को बैक किया गया और जो भी कमियां 1995 के एक्ट में थी उन कमियों को दूर किया गया। दूर करने के बाद वक्फ के कानून को वैसा ही कानून बनाया गया जैसा भारत में एक साधारण कानून होता है। साधारण कानून से मतलब है कि भारत में एक ऐसा कानून जो सिंपली चलता है, वो वैसा ही कुछ बनाया गया और वो सुपर कानून की तरह अब नहीं रहा। हालांकि मेरी प्ली दूसरी है और मेरा मानना भी बिल्कुल दूसरा है कि ये प्ली भी गलत है। वो सारी संपत्तियां सरकार की संपत्तियां हैं, जैसे पाकिस्तान सरकार की संपत्ति हो गई वैसे ही भारत सरकार की वो सारी संपत्तियां हैं जब पाकिस्तान डिवाइड होकर मुसलमानों को वक्फ के रूप में पाकिस्तान दे दिया गया। लेकिन फिर भी भारत के कानूनविद और भारत की व्यवस्था, भारत की परंपराएं, भारत की बातें, ये सब चूंकि भारत है इसलिए हम उन चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं और यही कारण है कि अभी भी वक्फ पर इतना बवाल होने के बावजूद केंद्र सरकार और जो भारत है वो ये नहीं कह पा रहा खुलकर कि इस संपत्ति में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारी वक्फ तो पाकिस्तान चली गई। अब पाकिस्तान वक्फ ही बना था, पाकिस्तान कुछ और नहीं बना था। सवाल यहां पर यह था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया गया है। अब दो चीजें हैं, एक तो पूरे संशोधन को चैलेंज किया गया, दूसरा इंतरिम रिलीफ की बात कही गई। इंतरिम रिलीफ की जो आईए थी, यानी कि जो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन है, उसको लेकर 3 दिन तक लगातार चीफ जस्टिस ने सुनवाई की और चीफ जस्टिस जिस समय सुनवाई करके चले थे, मतलब सुनवाई पूरी हुई थी, उस समय चीफ जस्टिस ने एक स्टेटमेंट भी दिया था। उन्होंने कहा कि जब 1954 के कानून में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था तो अभी क्या ऐसी बात आ गई कि रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, वक्फ बाई यूजर का भी रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। ये बात, इस पर हम निर्णय सुरक्षित रखते हैं और आगे चलकर उसको बात करेंगे। ये बात इसलिए थी क्योंकि वक्फ बाई यूजर को कोई रिकॉग्नाइज करना नहीं चाहता। वो ये नहीं चाहता कि वक्फ बाई यूजर के कागज निकले। इसको लेकर कपिल सिब्बल साहब जो आर्गूमेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा दिल्ली में तो केवल 2 ही प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हैं, जम्मू कश्मीर में एक भी नहीं है और उधर तेलंगाना में एक भी नहीं है। ऐसे उन्होंने जो डेटा दिया कोर्ट के सामने, उससे ये पता लगता है कि वक्फ के पास, जो वक्फ बनाकर रखी है तथाकथित, उसके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ना ही उसके पास लीगल अथॉरिटी है, ना ही वो कानून के दायरे में आता है। योगी जी पहले ही सर्वे करवा चुके हैं जिसमें कह चुके हैं 97% संपत्तियां जो वक्फ क्लेम कर रहा है वो वक्फ की हैं ही नहीं। या तो वो सरकार की संपत्तियां हैं, या फिर वो समाज की संपत्तियां हैं, या फिर वो लोगों की संपत्तियां जबरन कब्जा करके रखी गई। इसलिए ये कपिल सिब्बल साहब की बात से एकदम कंफर्म साथ में हो गया, या उनके आर्गुमेंट से कंफर्म हो गया कि अगर आप वक्फ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करेंगे तो फिर वक्फ की प्रॉपर्टी तो बचेगी ही नहीं, वक्फ तो सारी चली जाएगी। मुसलमान जो उसके हिमायती हैं, उनका इसमें इंटरेस्ट ये है कि ये संपत्तियां सारी मिलाकर पूरे हिंदुस्तान को वक्फ बनाना चाहते हैं और पूरे भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं। सवाल और बिगड़ गया जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के स्टेटमेंट के बाद वो निर्णय सुरक्षित कर लिया गया। अब कोर्ट खुलेगी तब वो अनाउंस होगा। उससे पहले केंद्र सरकार ने एक स्टेप ले लिया। हम सब जानते हैं कि कल ही और अभी सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय भी आया था शाहदरा की एक गुरुद्वारे को लेकर, और उस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जो संशोधन नया हुआ है 2025 का, वो संशोधन तो पोजीशन के आधार पर एडवर्स पोजीशन बता रहा है और एडवर्स पोजीशन के आधार पर ओनरशिप बता रहा है। जो क्लेम करने वाली मस्जिद के लोग हैं या वक्फ के लोग हैं वो अपना केस प्रूफ ही नहीं कर पा रहे हैं।
वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि बहुत साल पहले यहां एक स्ट्रक्चर हुआ करता था और गुरुद्वारे के पास इसके कागज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी कहा था कि गुरुद्वारे के पास कागज हैं है या नहीं है, वो गुरुद्वारा 70 वर्ष 73 वर्ष से वहां पर है, इसलिए ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसकी ओनरशिप बनती है। अगर तुम्हारे पास कोई कागज है, अगर तुम्हारे पास कोई एविडेंस है, तो तुम दिखाओ कि वाकई में तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि वहां पर मस्जिद थी। ये वक्फ बोर्ड उसको कोर्ट के सामने प्रूफ नहीं कर पाया और वो यही मांगता रहा कि गुरुद्वारा अपने कागज दिखाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुरुद्वारे को यहां डिफेंड करना है, पहले तुम्हारे एलिगेशन में कोई जान होनी चाहिए, उसके बाद ही गुरुद्वारे का नंबर आता है और ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्स पोजीशन उनकी ओनरशिप भी बनती है। अब कल इस निर्णय के बाद आज केंद्र सरकार ने दूसरा धमाका कर दिया। उमंग ऐप के मामले में हम सब जानते होंगे, मुझे लगता है कि जो भारत में उमंग ऐप नहीं जानता वो मोदी सरकार के बारे में नहीं जानता। उमंग का पूरा फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यानी कि उमंग के माध्यम से केंद्र सरकार ये कह रही कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ऐसा कोई विषय नहीं है जो उमंग से कवर ना होता हो। आप अगर उमंग पर के सब्सक्राइबर बनते हैं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और जहां कहीं से भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो प्रोवाइड होती है और जो जानना चाहते हैं वो मोस्टली उमंग पर मिलेगी। उमंग के विषय में केंद्र सरकार ने उमंग में एक नया आयाम जोड़ दिया और उस नए आयाम को वक्फ उमंग कहा गया। हालांकि उसकी पब्लिसिटी ये करके ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है कि वक्फ उमंग ऐप बना दिया केंद्र ने, जो कि गलत है। हकीकत यह है कि कोई भी मामला देश का है जो केंद्र के हाथ में रहता है वो उमंग ऐप पर उसका लिंक रहता है या उससे कनेक्टिविटी रहती है। उमंग हमारा यानी कि केंद्र का मास्टरमाइंड है जो सब कुछ गवर्न करता है। उमंग ऐप पर वक्फ की रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म निकाल देना और ये कहना कि सब लोग जितनी वक्फ हैं, जो भी वक्फ बना के रखे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन उमंग ऐप पर करिए। अब ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि उमंग ऐप पर वक्फ का कॉलम बनाना या वक्फ को एक अलग स्थान देना ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। उनका कहना था कि जब कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कोर्ट ने ऑर्डर सुरक्षित रखा हुआ है, तो फिर क्यों ये वक्फ को उमंग से जोड़ा जा रहा है और रजिस्ट्रेशन की बात कही जा रही है, जबकि हमारा प्ली और हमारा इशू ही यही है कि हम बिना रजिस्ट्रेशन के वक्फ चलाना चाहते हैं और यही इस्लामिक रीति है। हम सब जानते ही हैं कि चीफ जस्टिस ने चलते समय कहा ही था कि भाई रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कंपलसरी हो, इस बात को सोचना चाहिए, क्योंकि हर चीज रजिस्ट्रेशन से होती है तो वक्फ क्यों नहीं रजिस्टर होगी। अब या वक्फ रजिस्टर होती थी 1954 से पहले, सीधा तो उन्होंने नहीं कहा कि हम उस पर उसको क्लियर करने जा रहे हैं, लेकिन हाँ उन्होंने जो इशारा हुआ था वो ये हुआ था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। केंद्र उस इशारे को समझ गया और इशारे को समझने के बाद उसने उमंग पर वक्फ जोड़ दिया। अब यह कहा जा रहा है ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कि उमंग पर कोई भी वक्फ जिसके पास हो वो उस प्रॉपर्टी को वहां ना चढ़ाए, वो उस पे वहां ना लिखे, वो वहां डेटा ना डाले। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ही कुछ होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले नहीं। और चूंकि केस सुप्रीम कोर्ट में रखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट को केवल जजमेंट प्रोनाउंस करना है, इसलिए इस ऐप पर वक्फ को जोड़ना यह कंटेम्प्ट है। मैं समझता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देता है इनकी इंटरनल रिलीफ को, डिमांड को, तो फिर केंद्र सरकार जो कानून में लेकर आई है कि कोई भी प्रॉपर्टी भारत में रजिस्टर्ड ही होनी चाहिए और आपको बताना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी कहां से आई और प्रॉपर्टी कैसे वक्फ की हो गई। अगर किसी ने दान नहीं दी, किसी ने ट्रांसफर नहीं की, आपके पास कहीं से मिली नहीं, आपको किसी ने दी नहीं, तो फिर ये वक्फ बाय यूजर भी कैसे हो गया। वक्फ बाय यूजर का मतलब ये होता है कि ओरिजिनल ओनर अपनी प्रॉपर्टी को मौखिक रूप से किसी को देता है, मौखिक रूप से वो वक्फ कर देता है और वक्फ उसको यूज करना शुरू कर देता है। लेकिन वक्फ बाय यूजर वो कैसे हो सकती है जो प्रॉपर्टी कभी वक्फ को दी ही नहीं गई, जो कभी डेडिकेट हुई ही नहीं। वक्फ बोर्ड ने बेईमानी करके कहीं पत्थर रख के वहां मजार बनाई और मजार के बाद मस्जिद बनाई और उसको कवर कर लिया। वो किसी ने प्रॉपर्टी अगर दी नहीं है तो भाई यूजर भी इलीगल, क्या इलीगल यूज अनुमति दी जा सकती है भाई यूजर?
तो केंद्र का कहना यह है कि अगर वक्फ बाय यूजर भी है तो भी किसी ने तो प्रॉपर्टी दी होगी, प्रॉपर्टी किसी के नाम तो रही होगी, प्रॉपर्टी का ओनर कोई तो रहा होगा, पहले जो भी ओनर रहा हो उसकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो हमको वक्फ बाय यूजर से कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर आपने सरकारी संपत्ति को कब्जा करके रखा हुआ है, अगर आपने किसी प्राइवेट व्यक्ति की संपत्ति पर कब्जा करके रखा हुआ है, अगर संपत्ति डिस्प्यूटेड है तो फिर वो वक्फ नहीं हो सकती, उसको कोर्ट का सामना करना ही पड़ेगा। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड कल से इतना हंगामा कर रहा है, कल शाम से, कि उसको लगता है कि सारी वक्फ की संपत्तियां कपिल सिब्बल के बयान के अनुसार अगर देखा जाएगा तो वक्फ की 99% संपत्तियां इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इलीगल ऑक्यूपेशन है, इलीगल पोजेशन है, जो कि मुझे लगता है छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए कपिल सिब्बल साहब कोर्ट में ये बयान दे रहे थे कि चूंकि ये संपत्तियां चढ़ी ही नहीं हैं, वक्फ हुई ही नहीं है, किसी ने दी ही नहीं है, कहीं डेडिकेट हुई ही नहीं है, तो फिर हम इसके कागज कहां से लाएं। और वो कह रहे थे कि दो प्रॉपर्टियां जो हैं दिल्ली में चढ़ी हुई हैं, तो मेरा मानना है कि वो कागज दिखाना ही उद्देश्य होना चाहिए। अगर भगवान राम के मंदिर को पर उनके जन्म का प्रमाण लोग मांग रहे थे, तो ये तो वक्त बहुत नई है, इसका प्रमाण क्यों नहीं दे सकते, इसको देना चाहिए। ये कानून है और भारत में रूल ऑफ लॉ है, इक्वल प्रोसीजर ऑफ लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, तो हमारे लिए और वक्फ के लिए कानून अलग अलग क्यों? मेरे और वक्फ के लिए, मंदिर और वक्फ के लिए एक ही कानून होना चाहिए। ये अलग अलग कानूनों से देश नहीं चलना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की तभी ऑनरेबल कोर्ट बार बार आवश्यकता को ध्यान में दिलाता है कि भारत सेकुलर कंट्री है, इसमें अलग अलग कानून नहीं हो सकते, रिलीजियस कानून नहीं हो सकते। वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन कानून की दृष्टि में सब एक होने चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, और यही भारत का कानून है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।